नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर अनिश्चितता बनी हुई है। जून में नई दिल्ली ने बताया था कि ट्रंप ने साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इस शिखर सम्मेलन में उनकी भारत यात्रा की कोई योजना नहीं है। भारत और अमेरिका इस दौरे के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने भारत की रूसी तेल खरीद पर नाराजगी जताते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया और वार्ता रोक दी। अमेरिका ने 25 अगस्त को होने वाली बातचीत के लिए भी टीम भेजने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 17 जून को ट्रंप और मोदी के बीच हुई फोन कॉल के बाद रिश्तों में खटास आई थी। वहीं भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की पहल पर ही मई में युद्ध विराम हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब भारत ने नोबेल पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया तो ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसने में कोई परहेज नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी को 17 जून को फोन करके बताया था कि पाकिस्तान का नेतृत्व उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर रहा है। भारत को भी ऐसा करना चाहिए। मोदी से जब मनचाहा जवाब नहीं मिला तो ट्रंप ने भारत पर तमाम तरह के कदम उठाए और बार बार कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, जबकि भारत में मोदी सरकार यह दावा करती रही कि युद्ध दोनों देशों की डीजीएमओ की आपसी बातचीत के बाद रोका गया। केरल सरकार पट्टे पर खेती को कानूनी मान्यता देने के लिए नया विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम राज्य में कृषि के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि यहां 1.03 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ती पड़ी है। इसमें से करीब 49,420 हेक्टेयर स्थायी और 53,914 हेक्टेयर हाल ही में छोड़ी गई भूमि है। प्रस्तावित कानून से कृषि स्टार्टअप्स और व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसान बैंक ऋण व फसल बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में केरल की 35% बागवानी और सब्जी उत्पादन काश्तकारी खेती से होती है, जो अभी भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन माना जाता है। अधिकारी बताते हैं कि कई प्रवासी और वृद्ध किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं कर पा रहे। ऐसे में यह कानून उन्हें मालिकाना हक बरकरार रखते हुए जमीन पट्टे पर देने का विकल्प देगा। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यूरोपीय देशों से भारत पर अमेरिका जैसे ही प्रतिबंध लगाने को कहा है, जिसमें नई दिल्ली से तेल और गैस की खरीद पर पूरी रोक शामिल है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि यूरोप भारत पर द्वितीयक टैरिफ भी लगाए, जैसा कि अमेरिका ने चेतावनी दी थी। भारत पहले से ही रूसी तेल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का विरोध कर रहा है और पश्चिम पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है, क्योंकि चीन और यूरोप खुद रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से फंड कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप प्रशासन यूरोपीय नेताओं से नाराज है, जो जेलेंस्की पर बेहतर समझौते का दबाव डाल रहे हैं। वहीं इस बीच पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन अगले 2 दिनों में तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। आरा में हुई रैली में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें नकलची मुख्यमंत्री कहा और जनता से पूछा कि उन्हें असली या डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनकी घोषणा के समय मंच पर मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने तेजस्वी का खुला समर्थन नहीं किया, जिसे सीट बंटवारे की चिंता से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 19 जीत पाई थी। वहीं अखिलेश यादव ने तेजस्वी को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड नौकरियां देकर खुद को सक्षम साबित किया है और आगामी चुनाव में उनका नेतृत्व पूरे देश में संदेश देगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान लिपुलेख को लेकर आपत्ति जताई है। ओली इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में ओली ने भारत और चीन के बीच हाल ही में लिपुलेख दर्रे से व्यापार फिर शुरू करने पर हुई सहमति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है और इस पर किसी भी समझौते को नेपाल स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले भी नेपाल ने 20 अगस्त को कहा था कि लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और काला पानी उसके आधिकारिक नक्शे और संविधान में दर्ज उसके अभिन्न हिस्से हैं।
भारत ने नेपाल के इन दावों को अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। यह मुद्दा नेपाल में बेहद संवेदनशील माना जाता है और 2020 में इसी पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक 37 वर्षीय सेवादार योगेंद्र उर्फ योगेश की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार घटना 29 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे हुई, जब मंदिर के पास कॉरिडोर में झगड़े की सूचना मिली। योगेश, जो पिछले 17 सालों से मंदिर में सेवा कर रहे थे, झगड़े के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कुछ लड़के मंदिर में आए थे और विवाद मारपीट में बदल गया। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि झगड़े की वजह की जांच अभी जारी है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यदि आप दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आतिशी ने कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा शासन में दिल्ली अपराध, जबरन वसूली और गैंगवार की राजधानी बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 इंजन वाली भाजपा सरकार सुरक्षा और विकास में पूरी तरह विफल रही है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि क्या अब लोग मंदिरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। वहीं भाजपा या दिल्ली सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।